नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है उत्सर्जन या फिर एक्सक्रेशन। तो दोस्तों, जो भोजन करते हैं वह उसका बहुत सारा पदार्थ तो पचित हो जाता है या फिर उसका पाचन हो जाता है हम लोग के शरीर के द्वारा या फिर जीवों के शरीर के द्वारा, लेकिन काफ़ी कुछ जो उसमें पदार्थ होता है उसका पाचन नहीं हो पाता है या फिर उसका वह पचित नहीं हो पाता है। इसको ही अनपचा बोला जाता है या फिर पचा नहीं होता है। उसी को ही हम लोग के शरीर के द्वारा या फिर जितने भी जीव होते हैं उनके द्वारा वो उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को ही उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन को परिभाषा के रूप में हम लोग देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि जो हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहरी वातावरण में विसर्जन करने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अनपचा होता है जो या नाइट्रोजन होता है उसका उत्सर्जन तीन प्रकार से मुख्यतः होता है। इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है अमोनोटेलिज्म, दूसरा देखते हैं हम लोग यूरिकोटेलिज्म और तीसरा देखते हैं हम लोग यूरियोटेलिज्म। तो इसमें हम पाते हैं कि जो अमोनोटेलिज्म होता है उसमें जो जीव होते हैं वे नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं इसके नाम से ही अमोनो मतलब अमोनिया। नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करता है? ये अमोनिया के रूप में करता है। और जब ये नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है तो इसमें अधिक जल की आवश्यकता होता है, अधिक जल की आवश्यकता होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अमोनिया होता है वह हम लोग के शरीर या फिर जीवों के शरीर के लिए अधिक हानिकारक होता है। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से जीव आते हैं, जितने भी जलीय कशेरुकें होती हैं। और देखते हैं हम लोग इसमें मछलियाँ, उभयचर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो उभयचर कहने का मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और बाहरी वातावरण में भी रह सकते हैं, मतलब जमीन में भी रह सकते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो कौन सा है? मेंढक है। मेंढक बहुत ही या फिर फ्रॉग जिसको बोलते हैं। तो इन सब में क्या होता है, जो जीव होते हैं इनके द्वारा जो नाइट्रोजन होता है उसका उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? अमोनिया के रूप में होता है। आगे देखते हैं हम लोग यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे तो, या फिर इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग यूरिकोटेलिज्म। इसमें देखते हैं हम लोग कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में होता है या फिर यूरिक अम्ल के रूप में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें कि जो जीव होते हैं वे इसकी तुलना में इसमें या फिर इसकी भी तुलना में इसमें पानी की आवश्यकता कम होता है। मतलब नाइट्रोजन को यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होता है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं हम लोग कि जितने भी पक्षी हैं, पक्षी, कीट पतंग और क्या है इसमें? सरीसृप, सरीसृप जीव और इत्यादि और भी हो सकते हैं इसमें। तो मेन रूप में हम लोग देखते हैं पक्षी, कीट पतंग और सरीसृप, ये जो तीनों जीव हैं इनके जो नाइट्रोजन होता है उसका उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं लोग? यूरिक अम्ल या फिर यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसका उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? यूरिया के रूप में होता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसका उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है। इसमें ऐसे जीव आते हैं जैसे देखते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग स्तनधारी, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि इसमें हो सकते हैं।
स्तनधारी कहने का मतलब यह है कि जिन जीवों के माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, गाय, बैल, ये सब क्या होते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग और देख सकते हैं, अभी जो हम लोग देखे हैं उसी को ही एक कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं। इसमें जल की आवश्यकता के आधार पर देख सकते हैं, जल की आवश्यकता सबसे अधिक किसमें होगा, फर्स्ट वाला में होगा। फर्स्ट वाला में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग कि इसकी तुलना में इसमें कम जल की आवश्यकता होगा नाइट्रोजन को बाहर करने के लिए। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कौन सा, यूरिकोटेलिज्म। जल की आवश्यकता, तो फर्स्ट में देखते हैं अमोनोटेलिज्म में जल की आवश्यकता सबसे अधिक होता है। फिर देखते हैं हम लोग कि इसमें यूरियोटेलिज्म में जल की आवश्यकता कम होता है। और सबसे कम जल की आवश्यकता नाइट्रोजन को बाहर करने के लिए किस में होता है, यूरिकोटेलिज्म में होता है। और उसके बाद में देखते हैं हम लोग के शरीर या फिर जीव की शरीर के लिए हानिकारक के रूप में देखते हैं। हानिकारक के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक हानिकारक कौन सा होता है, अमोनिया होता है। फिर देखते हैं हम लोग कि यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कौन सा, यूरिया। यूरिया हम लोग के शरीर या फिर जीवों के शरीर के लिए सबसे कम हानिकारक होता है यूरिया। यूरिया के बाद में देखते हैं यूरिक अम्ल। और सबसे अधिक हानिकारक कौन सा होता है, अमोनिया। इसमें हम लोग देखते हैं कि जीवों के शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक अमोनिया होता है, फिर यूरिक अम्ल होता है, फिर यूरिया होता है। यूरिया हम लोग के शरीर के द्वारा यूरिया का जो अपशिष्ट पदार्थ है या फिर नाइट्रोजन होता है उसका उत्सर्जन किस प्रकार में होता है, यूरिया के रूप में होता है। तो यह हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही कम हानिकारक होता है, किसकी तुलना में, अमोनिया के तुलना में। और एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि हम लोग के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण आप लोग याद रखे रहेंगे, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।